नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपको लाते हैं सबसे ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिक की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जल्द प्रवेश करने वाली है। इसे लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियां करने में जुटी हुई है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा के बाद प्रदेश में राम यात्रा निकाली जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। रंगत में लोकसभा का चुनावी माहौल। न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। मध्य प्रदेश में निकालेंगे राम यात्रा। कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया ऐलान। रंगत में आ रहा चुनाव का माहौल। हर राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल रंगत में आता जा रहा है। दरअसल एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन पर जीतू पटवारी ने कहा कि हर शख्स को अपने जीवन पद्धति से जीने का अधिकार है। मोदी जी बोलेंगे अयोध्या उसी दिन जाएंगे क्या? जीतू पटवारी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे। राम मंदिर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन करेंगे। अभी यह तय नहीं हुआ है कि राम यात्रा कब निकाली जाएगी। राम मंदिर को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अदालत के आदेश के पश्चात राम मंदिर का दरवाजा तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था। समय बदला और अदालत का फैसला आया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में राम मंदिर बना, अच्छी बात है। धर्म व आस्था व्यक्तिगत विषय है। प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज जी के समय में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा बना है। वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे। अब मोहन भैया आए हैं और उनके 2 महीने में इतने क्राइम हुए, अद्भुत अकल्पनीय है। टोल में करप्शन है, सरकार में करप्शन है। रोज 250 करोड़ कर्ज ले रहे हैं। सीएम मोहन यादव पर हमला करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव कर्ज, क्राइम और करप्शन के काका बन गए हैं। सरकार के पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि सरकार को मजबूर करो वादा निभाने के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठकें कर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यात्रा को लेकर 23 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। बता दें कि यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी। यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी। 5वें दिन रतलाम के सैलाना से राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट प्लान। मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी यात्रा। यात्रा 2 मार्च को धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी। मुरैना से लेकर रतलाम तक प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। मुरैना के पिपरई गांव में होगी आम सभा। 3 मार्च को यात्रा सुबह 8:30 बजे ग्वालियर शिवपुरी जाएगी। 4 मार्च को गुना राजगढ़। 5 मार्च को यात्रा राजगढ़, शाजापुर और उज्जैन जिले में पहुंचेगी। 6 मार्च को धार से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश। मुरैना में होगी पहली सभा। बता दें कि राहुल गांधी की पहली जनसभा मुरैना में आयोजित होगी। सभा के बाद रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी मुरैना से लेकर रतलाम तक प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं मुरैना के पिपरई गांव में एक आम सभा भी होगी। अगले दिन 3 मार्च को यात्रा सुबह 8:30 बजे ग्वालियर शिवपुरी जाएगी, जबकि 4 मार्च को गुना राजगढ़ और 5 मार्च को यात्रा राजगढ़, शाजापुर और उज्जैन जिले में पहुंच जाएगी।
जबकि 6 मार्च को धार से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल गरमाने लगा है। यहां फिर गोरखालैंड की मांग उठने लगी है। गोरखा लोगों का कहना है कि गोरखालैंड की मांग उनकी पहचान से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, गोरखा लोगों के लिए अलग राज्य गोरखालैंड की मांग फिर उठने लगी है। नेपाली भाषी समुदाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पास रहता है। गोरखा लोगों का कहना है कि गोरखालैंड की मांग उनकी पहचान से जुड़ी है। हमें गोरखालैंड चाहिए। गोरखालैंड इसलिए चाहिए क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली में कई साल रहा हूँ और मेरे जैसे कई हजारों लोग, लाखों लोग अभी दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, अब इन इंडिया के अलग अलग प्रांत पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमें हर बारी एक आइडेंटिटी का वो क्वेश्चन हो जाता है हमारे ऊपर। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि 1980 के दशक में सरकार ने गोरखालैंड की मांग को सही माना था। जो 80s के जो मूवमेंट हुआ था, उसको 88 में जो अकॉर्ड हुआ, उसमें ट्राइपार्टाइट जो अकॉर्ड हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और ये यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, दैट मीन्स गोरखा, उसमें ऐड करके हमको एक सिस्टम दिया। और वो सिस्टम जब अकॉर्ड हुआ था, उसमें हमारा लीडर ने फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देश के हित के लिए गोरखालैंड को उस टाइम ड्रॉप किया। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी इस मुहिम का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए बना था। राज्य सरकार ने 2017 में सभी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। इसके विरोध में गोरखालैंड आंदोलन में हिंसा देखी गई थी। अब हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन गोरखालैंड की मांग अब भी गोरखा लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। बंगाल से वो तो विरोध कर रहा है ना, गोरखालैंड नहीं दूंगा, हाँ, जो भी होगा गोरखालैंड नहीं दूंगा, हाँ। तो ये तो सेंट्रल का बात है, बोलता है, हाँ। और फिर हम लोग का इधर जो लोकल नेता है जो आंदोलन कर रहा है ना, वो लोग बोलता है अभी तो शांति है, हाँ, थोड़ा शांति करके ना गोरखालैंड के मुद्दा तक जाएंगे, बोलता है। देख रहा हूँ, न्यूज़ में देख रहा हूँ, हाँ। अभी हम लोग तो क्या बोलेंगे, हाँ, लेकिन मुद्दा तो गोरखालैंड का मुद्दा जरूरी है हम लोग के लिए। राजनीतिक समर्थन की कमी से निराश गोरखा लोगों का कहना है कि वो बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के आंदोलन करेंगे। हम अभी पब्लिक को यही लेकर जा रहे हैं कि अभी जो मूवमेंट होगा भविष्य में, उस मूवमेंट में कोई भी गवर्नमेंट को, कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम मूवमेंट के अंदर में घुसने नहीं देंगे। ये मूवमेंट हम खुद करेंगे। अभी तक जो हुआ, बाद में ऐसा मूवमेंट, ये जो ट्रेडिशनल मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट हम बंद करके नए सिरे से हम मूवमेंट आगे ले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजू बिस्ता ने तृणमूल कांग्रेस के अमर सिंह राय को हराकर दार्जिलिंग सीट जीती थी। 2024 के आम चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है। तो 24 के चुनावी माहौल में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर निचले असम क्षेत्र में मुद्दों का शोर साफ सुनाई दे रहा है। विकास, बेरोजगारी और महंगाई मतदाताओं के लिए एक अहम मुद्दा है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी, कहीं भी ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जबकि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। निचले असम क्षेत्र में 12 जिले शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा बोंगाई गांव और धुबरी, कोकराझार और बारपेटा शामिल है। बोंगाई गांव के लोगों की तमाम राजनीतिक दलों से नाराजगी साफ दिखती है। उनका कहना है कि हर चुनाव से पहले किए गए वादे हमेशा अधूरे रहते हैं। मोदी जी ने आया, बात किया, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। ये बोंगाईगांव में जितना है दिल्ली में वही बात है। आम मुद्दा आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बदला है, खाली नेताओं का पेट भरा है, नेताओं का ब्रांडिंग हो रहा है।
बोंगाई गांव के लोगों की शिकायत है कि जिले के ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी, कहीं भी ज्यादा विकास नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। यहाँ पे प्राइस हाइक का बहुत पब्लिक को असुविधा है, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा बहुत असुविधा है। अभी लोगों का चिंता इसी में है कि अपना बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका इतना फैसिलिटी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, और प्राइवेट स्कूल का दबदबा बहुत बढ़ रहा है। गांव में सिंचाई का जो मूल, किसानों का जो मूल है, जो सिंचाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। शहर में आएंगे युवा, जो शिक्षित युवा वर्ग है, वो बेरोजगारी का एकदम असली कगार पर खड़ा हुआ है। बोंगाईगांव शहर लोअर असम में सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बोल के इसको माना जाता है। यहाँ पे रेल का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, ऑयल का सबसे बड़ा एक रिफाइनरी है। तो अगर आप देखेंगे रेल का क्या है, 100 एकड़ खाली ज़मीन रेल का पड़ा हुआ है। कुछ फैक्ट्री होने का बात अभी तक नहीं हुआ। वहीं बारपेटा को असम के खास आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। वैष्णवों और नव वैष्णवों के लिए इस जगह की अपनी अहमियत है। बारपेटा के मंदिर और मठ असमिया संस्कृति की झलक पेश करते हैं। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत रखने वाले शहर के लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा इलेक्शन जो आ रहा है अभी, तो उसमें हम बहुत सारा उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल एक बरपेटा टाउन में तो रेलवे स्टेशन चाहिए, और बाकी यहाँ पे पानी का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जो पिछले साल का एमपी अब्दुल खलीक सर था, तो उसका भी बहुत सा रिटर्न चला गया, लेकिन उस बरपेटा का डेवलप कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट के बात करना है तो बहुत सारी दिशा से, जैसे बारपेटा बहुत पीछे है। जैसे कि नंबर 1 कम्युनिकेशन, यातायात व्यवस्था में बारपेटा बहुत पीछे है। पहले बारपेटा टाउन बिजनेस के लिए बहुत डेवलपमेंट टाउन थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि ये कम्युनिकेशन, नो एंट्री, इसी के सिलसिले में बाहर का आदमी नहीं आना चाहते। यहाँ पर सप्लाई का कोई पानी उनी नहीं आते हैं। हम लोग को जो बटल आते हैं 20 रुपया 30 रुपया, वही घर के लिए हम लोग पीते हैं। और मेनली ये है तो देखिए, हम लोगों के सामने, दुकान के सामने कोई ड्रेन नहीं है। वो जब थोड़ा सा बारिश आते हैं तो पानी इतना ओवरफ्लो हो जाते हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 3, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दार्जिलिंग में पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ चाय बागान मजदूरों की मुश्किलें अहम मुद्दा बन रहा है। यहाँ के मजदूर आमदनी के लिए पूरी तरह से चाय बागान पर निर्भर हैं। वे इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हैं ताकि उनके हालात कुछ बेहतर हो सके। इस रिपोर्ट में देखें। ये हरा भरा चाय बागान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सबसे पुरानी चाय बागानों में से एक है। मकाईबारी टी एस्टेट की शुरुआत 1859 में हुई। दार्जिलिंग के 87 चाय बागानों में इसकी खास पहचान है। चाय बागान के मैनेजर इसकी खासियत का बखान करते नहीं थकते। जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरा गार्डन है, उसमें कंपेयर करेंगे तो मकाईबारी टी गार्डन, मेरा हिसाब से, मैं एक लोकल ये होने के नाता से बोल रहा हूँ कि 1 नंबर इसमें आएगा, क्योंकि हर वेजेस हो, सैलरी हो, एकदम परफेक्ट टाइम में मिल रहा है और कोई मतलब पेंडिंग इश्यूज नहीं है। तो ग्रेजुटी जो रिटायर हो रहा है उसको ग्रेजुटी एकदम टाइमली मिल रहा है। पीएफ में कोई इश्यूज नहीं है, पीएफ टाइमली डिपॉजिट कर रहा है। मकाईबारी टी स्टेट में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें दिहाड़ी के तौर पर हर दिन सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं, जो पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। हाँ, वो तो कम है। 250 रुपया हाजिरा है ना, वो फैमिली संभालने के तो कोई बार तो दिक्कत ही होता है। कितना मिलता है आपको?
250 में पर डे का फैमिली गुजारा हो जाता है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल किस तरीके की दिक्कत है आपकी? बहुत दिक्कत है ना इसलिए। ये मजदूर अपनी आमदनी के लिए पूरी तरह से चाय बागान पर निर्भर है। वह इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हैं ताकि उनके हालात कुछ बेहतर हो सके। हमको 250 के घर चल के नहीं सकते है ना, 300-400 हो गया तो काम घर के बाद बढ़ जाएगा। नानी बच्चा पढ़ाने के लिए नहीं पुगता है, सैलरी कम है, बढ़ाना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए हमको बाल बच्चा के लिए। चाय बागान के मजदूरों की हालत सुधारने और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए स्पेशल कमेटी चुनी गई है। ये कमेटी सभी सब डिवीजनों के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है। कमेटी में शामिल लोगों का कहना है कि हर मजदूर की मुश्किलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग डिवीज़न वाइज प्रत्येक वर्कर्स को इलेक्शन करते हैं, वो लोग कि डिवीज़न वाइज वो लोग सेलेक्ट करते हैं, वर्कर्स लोग सेलेक्ट करते हैं और हम लोगों का एक एनुअल मीटिंग होता है। एनुअल मीटिंग में सभी डिवीज़न वाइज 61 मेंबर्स हम लोगों का उस मीटिंग में रहता है और वही 61 मेंबर्स डेलीगेट्स मेंबर्स से वो 24 मेंबर्स मकईबेरी फेडरल प्रीमियम कमेटी का मेंबर्स उसी टाइम पे सिलेक्शन होता है और उसका वो कमेटी 3 इयर्स बाद चेंज हो जाता है। चाय बागान के मजदूरों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ उनकी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 2019 में बीजेपी के राजू बिस्ता ने तृणमूल कांग्रेस के अमर सिंह राय को हराकर दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की थी। 2024 के आम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने की उम्मीद है। तो चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।